नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज का परिचर्चा का विषय है धारा 151। कभी कभी ऐसा देखने में आया है कि पुलिस सीआरपीसी 151 का गलत इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और 24 घंटे अपने कस्टडी में रखती है। इस दौरान उस व्यक्ति को डराया धमकाया जाता है कि उस पर कई संगीन आपराधिक धाराएं लगाकर कोर्ट से कारावास की सज़ा दिलवाया जाएगा। जब देखता है कि वह व्यक्ति पूरी तरह से डर गया है तो पुलिस वाले पैसे की डिमांड रख देता है। जैसे ही व्यक्ति के परिजन पुलिस वालों की डिमांड पूरी कर देता है तो वहीं मामले को रफा दफा करके उसे छोड़ दिया जाता है। यदि उस व्यक्ति के परिजन पुलिस वालों का डिमांड पूरा नहीं कर पाता है तो पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ फर्जी चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश कर देती है। कभी कभी ये देखने में आया है कि पुलिस अपने वर्दी का रौब दिखाकर गाली गलौज करने लग जाता है या झूठी केस में फंसाने की धमकी देने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। बहुत ऐसे भी पुलिस वाले हैं जिसने बहादुरी और ईमानदारी से अपने महकमे का नाम रोशन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज परिचर्चा का विषय है धारा 151। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। मेरे बाएं तरफ हैं दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल देवलाल जी और दाहिने तरफ है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता श्री राघवेंद्र शुक्ला जी। मैं इन दोनों मेहमानों का इस परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए इस परिचर्चा की शुरुआत श्री राघवेंद्र शुक्ला जी से करते हैं। शुक्ला जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि सीआरपीसी 151 क्या है। धन्यवाद कृपानंद जी। मैं पहले तो आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपका और आपका समाचार प्रसार देश के नागरिकों को जागरूक कर रहा है और इस तरह की समस्याएं जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन हो उसके विषय में आप इस तरह के विषय लेके आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी समाचार माध्यमों को इस तरह की चीज़ों को लोगों को एजुकेट करने के लिए ले आना चाहिए। आपने जैसा पूछा सीआरपीसी क्या है, तो सीआरपीसी की धारा 151 क्या है। मेरा ये कहना है कि कानून व्यवस्था को देश में शांति हो, लोग ठीक से रहें, इसके लिए अनेक धाराएं, अनेक कानून बनाए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 151 जो है वो ये कहती है कि बिना किसी नोटिस के और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस वालों को अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को शांति भंग होने का अंदेशा हो या उनको लगता है कि भाई किसी तरह की कोई असामाजिक गतिविधि हो सकती है तो व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं और 24 घंटे तक अपने कस्टडी में रख सकते हैं उसको, ऐसा उनको अधिकार है। और कई बार देखा गया कि ये जो धाराएं हैं इसका दुरुपयोग भी लोग करते हैं और दुरुपयोग करके लोगों को पकड़ना। हालांकि सारी जो धाराएं बनी हैं जनता के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए, जनता को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई हैं, पर देखिए अपवाद हर जगह है। कई बार लोग अपने इन अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं और लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है। तो धारा सीआरपीसी के 151 जो है वो निश्चित रूप से पुलिस वालों के पास एक बड़ा हथकंडा है जिससे वो गलत व्यक्ति को तो पकड़ना उनको चाहिए, पर कई बार अच्छे व्यक्ति भी उसकी लपेट में आ जाते हैं। शुक्ला जी, कोई पुलिस धारा 151 का गलत इस्तेमाल करके किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस के खिलाफ कहाँ शिकायत दर्ज कराया जाए। अच्छा प्रश्न है कृपानंद जी आपका। देखिए, देश में सभी को समान अधिकार है सब मानवता के लिए। अगर धारा 151 का गलत उपयोग किया जाता है तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप 100 नंबर और 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस वालों को या प्रशासन को सूचित कर सकते हैं कि इस तरह से हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हमें गिरफ्तार किया गया है। अगर वो नहीं मानते, किसी वजह से
भाई पुलिस वालों का पक्ष लेते हैं कई बार। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास या जनता के पास ये ऑप्शन है कि वो बड़े उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दे, वहाँ शिकायत लिखे कि इस तरह की दिक्कत हो रही है, हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है, और वो सुनते हैं। अगर किसी वजह से वो भी नहीं सुनते हैं तो अंतिम निर्णय तो फिर न्यायालय के शरण में जाना ही चाहिए फिर सबको। वही है जी, 100 नंबर और 112 नंबर सबसे अच्छा ऑप्शन है जी। और मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, जब पुलिस इस तरह की ज्यादती करने लगे तो मेरा मानना है कि आप शिकायत जहाँ तक हो सके सीएम को भी करें, या जो सीएम के जो सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं राज्य सरकार के, वहाँ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पुलिस का कोई जो है अपना अधिकारी नहीं होता, वहाँ जो रिटायर्ड सारे जज सब होते हैं, तो वहाँ जो है आवश्यक रूप से तो कार्रवाई होना ही होना है। बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई। और जब यहाँ भी करें, उसके बाद जो है आप ज़्यादा चाहते हैं कि हम उनसे कोई समझौता नहीं करें तो कोर्ट में भी जा सकते हैं, न्यायालय में जाए, और न्यायालय में जा करके उसको जो लाइन हाजिर करवा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए, जाति कहीं पे भी ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जाति कहीं भी बर्दाश्त नहीं है, और हर चीज़ के लिए हमारे न्याय में व्यवस्था है जी। तो कहने का मतलब हुआ कि आप मैंने शिकायत जहाँ मर्जी हो वहाँ करते, चाहे एसपी डीएसपी से लेकर जो प्रशासन तक, या सीएम पीएम डीएम तक, कहीं भी आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से पुलिस के खिलाफ प्रजातंत्र में अधिकारों को सुरक्षित रखना हमारे सरकारों का, हमारे न्याय प्रक्रिया का वो दायित्व है, उनको करना चाहिए। देवलाल जी, कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि पुलिस बदतमीजी करने लगते हैं, या वर्दी का आरोप दिखाकर गाली गलौज करने लग जाते हैं, या किसी केस में फंसाने की धमकी देने लगते हैं। तो इस स्थिति में पुलिस से निपटने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? धन्यवाद कृपानंद जी। सबसे पहले ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके जवाब में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस को जो अधिकार दिए गए हैं वो नागरिक सुरक्षा के लिए दिए गए हैं, कानून की सुरक्षा के लिए दिए गए हैं, और आम आदमी की हिफाजत के लिए दिए गए हैं, ताकि शांति व्यवस्था बरकरार रहे। लेकिन हाँ, जैसे कि अभी आगे पहले बताया भी गया था कि आप ही ने कहा था कि सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि भाई पुलिस वाला अपनी वर्दी का रौब दिखा रहा है, या आपको गाली गलौज दे रहा है, या किसी केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। तो सबसे पहला तो आपका कर्तव्य ये है, जो एक आम नागरिक के लिए है, कि सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप शांत रहें, उस ऑफिसर को न छुएं, विरोध न करें, अपना सुरक्षित विरोध करें पहले। और दूसरा, उस परिस्थिति में पहले तो कोशिश की जाए कि खुद को वहाँ से निकाला जाए, और उसकी शिकायत बाद में की जाए। यदि स्थिति गंभीर हो जाती है तो उस समय सबसे पहला इलाज आपके पास है कि आप 100 नंबर कॉल कीजिए या 112 नंबर कॉल कीजिए। वहाँ पे कंसर्न अधिकारी हैं, वहाँ पे डीसीपी तक से आपकी बात हो सकती है, तो आप बोलिए कि जी मेरी डीसीपी साहब से बात करा दो, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपके पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद भी यदि आपकी स्थिति नहीं सुधरती है तो पुलिस के उच्च अधिकारी, जैसे एसएचओ हो गया, एसीपी हो गया, डीसीपी हो गया, या अन्य राज्यों में जो यूटी से अलग हैं, वहाँ पे आपका सर्कल ऑफिसर होता है, या उसके ऊपर डीएसपी होता है, या एसपी होता है, इनसे शिकायत कीजिए। अगर यदि इनसे भी शिकायत नहीं होती है तो हमारे संविधान में या न्याय व्यवस्था में बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे धारा 166 है, 166A है, उसके बाद 217 आईपीसी है, 218 आईपीसी है। इनका इस्तेमाल करके आप शिकायत दर्ज करवाइए और न्यायालय में आइए, और उसके खिलाफ जो सबूत आप रखते हैं और जो शिकायत आप रखते हैं, तत्काल उस पर सुनिश्चित कार्रवाई होगी उसके बाद। बट ये है कि पहले एकदम हिंसक नहीं होना, हिंसक होके कार्रवाई नहीं करनी है। पहले उनका आप सुरक्षित विरोध कीजिए, बताइए कि आप संवैधानिक तरीके से किस तरीके से मुझे पकड़ रहे हैं। यदि नहीं होता तो सोशल मीडिया, 112 नंबर, 100 नंबर, उनके उच्च अधिकारी, और उसके बाद न्यायालय आपके पास अंतिम विकल्प है। धन्यवाद। देवलाल जी, आप बताइए कि पुलिस के खिलाफ सबूत कैसे जुटाए? पुलिस के गलत हरकतों, गाली गलौजों, मारने पीटने या झूठी केस में फंसाने वाले बयानों को ऑडियो व वीडियो डिवाइस में रिकॉर्ड कर क्या सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है? जी, ये भी एक आपका अच्छा सवाल है कि पुलिस के खिलाफ सबूत कैसे जुटाएं। अब इसमें दो पहलू हैं। यदि अपराधी
आरोपी वास्तव में जिस पर कोई आरोप लगा हुआ है वो संगीन है और इन्वेस्टिगेशन में सही चल रहा है, और तब हम बचाव पक्ष की तरफ से उसकी पैरवी कर रहे हैं, तो हमारा पुलिस के खिलाफ सबूत जुटाने का नज़रिया दूसरा हो जाता है। लेकिन यदि पुलिस ने कोई ज्यादती की है, कोई जुल्म किया है, तो उसके खिलाफ देखिए न्यायालय हमेशा सबूत मांगता है। अब ऐसे में अकेले में किसी ने मारा, किसी ने क्या किया, उसका सबूत आप दे नहीं सकते। हाँ, तत्कालीन इल्ज़ाम जरूर लगा सकते हैं, लेकिन वो न्यायालय में साबित करने के लिए आपको उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए। हाँ, आपने पूछा कि इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है या ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये बिल्कुल सुनिश्चित तौर पे यूज की जाएगी। इसके लिए हमारे पास एक 65B का एविडेंस लगता है, जो कि ऑडियो विजुअल जो भी हमारे पास प्रूफ होते हैं उनको शो करने के लिए हम एविडेंस एक्ट में लगाते हैं इसको, और ये एक्ट एविडेंस जो है बिल्कुल मान्य है। अगर ये सबूत आपके पास है तो तत्काल उस पुलिसकर्मी के खिलाफ गंभीर से गंभीर कार्रवाई हो जाएगी और वो उनको सजा मिलेगी अपने किए की। देवलाल जी, अगर पुलिस ने संगीन अपराधों में फंसाने के लिए कोर्ट में फर्जी चार्जशीट पेश करते हैं, तो उस दौरान अपने मुवक्किल को बचाने के लिए एक अच्छे वकील की क्या भूमिका होती है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर पुलिस किसी संगीन मामले में फर्जी चार्जशीट पेश करती है, तो पहले तो जैसे आम भाषा में भी ये कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, या नैतिक रूप से भी अगर कोई आदमी किसी काम को फैब्रिकेटेड करता है या बना के करता है तो उसका दिल दिमाग साथ नहीं देता। हमारे CRPC में या क्राइम में इन चीज़ों का बड़ा महत्व है कि उसका आशय क्या था, उसका दिल कहाँ था, उसका दिमाग क्या था, वो क्या सोच रहा था। तो अगर पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि अधिवक्ता का रोल क्या, इसमें अधिवक्ता का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कि सबसे पहली बात ये है कि अगर आप फर्जी चार्जशीट पेश कर रहे हैं तो उसमें FIR, गवाहों के बयान और जो और भी इन्वेस्टिगेशन जितनी भी है, मेडिकल रिपोर्ट जितनी भी है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक उनसे रह जाती है। घटनाक्रम के तारतम्य बनाने में, समय का तारतम्य बनाने में कहीं ना कहीं उनकी चूक रह जाती है। तो पहली बात तो ये है कि अधिवक्ता को इसमें जो FIR है उसका गंभीर अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद जब चार्जशीट आती है उसका गंभीर अध्ययन कीजिए। उसके बाद जो अपना मुवक्किल है उससे सारी बात का अंदाज़ा लगाइए, तो आपको अनुभव के आधार पे ये एहसास हो जाता है कि ये चार्जशीट फर्जी है। उसके बाद जो वो चार्जशीट पेश करते हैं, मुलजिम के बारे में लिखना, घटनाक्रम के बारे में लिखना, दोनों अभियुक्त कहाँ थे, किस समय कहाँ थे, वहाँ पे जो कमियाँ होती हैं वो कमियाँ आपको पकड़नी होती हैं। उन कमियों के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर फर्जी चार्जशीट कहीं बनाई गई है और आपने थोड़ी सी बारीकी से उसको पढ़ा है तो आप उसको पकड़ लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय बैठे हुए हैं वो भी बहुत ही अनुभवी होते हैं और इस मामले को भी समझते हैं, क्योंकि न्यायालय में न्याय देने का काम कोर्ट ऑफिसर मीन्स जैसे हम अधिवक्ता हैं तो हम कोर्ट ऑफिसर हैं, तो हमारा काम है और हमें तथ्यों को जज साहब के सामने लाना है और जज साहब को बाद में उस पर न्याय करना है। तो मतलब बार और बेंच ही इस पर निर्णय निकालती है। तो जो फर्जी चार्जशीट होती है वो बट नेचुरल पकड़ी जाती है। शुक्ला जी, क्या धारा 156(3) के तहत पुलिस के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है? आपने अभी तक इस धारा के तहत कितने पुलिस वालों पर मुकदमा दायर किया है और इन मामलों में कितने पुलिस वालों को सजा हुई है? अच्छा प्रश्न है कृपानंद जी। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जो भी कानूनी प्रावधान हैं वो जनता की सेवा के लिए, जनता की सुख सुविधा के लिए, शांति बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं, पर निश्चित रूप से कई बार दुरुपयोग होता है, तो उसके लिए भी कानूनी व्यवस्था है। धारा 156(3) जो है वो हमें अधिकार देती है कि हम ऐसे जो हमारे खिलाफ जातियाँ हुई हैं उनके खिलाफ हम न्यायालयों में जा सकते हैं और उसके लिए हम परमिशन लेके उच्च अधिकारियों से और मुकदमा उनके ऊपर डाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय संज्ञान लेगा और ऐसे अधिकारियों को सज़ा मिलेगी। कई बार हमारे पास भी ऐसे मुकदमे आए हैं कुछ थानों के और उनमें हम लोगों ने न्यायालय में 156(3) डाला है और कुछ अलग प्रावधान थे, अलग विषय थे, लेकिन उनमें निश्चित रूप से कुछ लंबित हैं मामले, कुछ मामलों में सज़ा हुई है और अधिकारियों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ा है। तो अच्छा प्रावधान है कानूनी हमारे उसमें CRPC में। आप 156(3) का उपयोग करके इस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। धन्यवाद।
देवलाल जी, फर्जी आरोप के लिए पुलिस को धारा 166 एवं 66A के तहत किस तरह की सजा दिलाई जा सकती है? पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, 166 और 66A नहीं है, 166A है दोनों। तो 166 में ये होता है कि सरकारी कर्मचारी अगर आपको चोट पहुंचाने के इरादे से कानून का उल्लंघन करता है, वो धारा 166 होती है। और 166 में ये होता है कि वो इस तरह की जांच करता है जिससे उससे पता है कि सामने वाले को नुकसान होगा या वो जान रहा है कि मैं गलत जांच कर रहा हूँ, ये 166A में आता है। इसके साथ दो धाराएं और जुड़ी हुई हैं जो आईपीसी की हैं, धारा 217 और धारा 218। इसमें क्या है कि किसी संपत्ति का समअपहरण रोकने के लिए किसी भी आरोपी, अभियुक्त या मुलजिम का साथ देना। 218 में ये है कि किसी भी आरोपी, मुलजिम को बचाने के लिए ऐसे अभिलेख या साक्ष्य या इस तरह की कोई रिपोर्ट तैयार करना जिससे उसको लाभ मिले, ये सारी धाराएं इसमें हैं। तो यदि अगर हमको लगता है कि पुलिस ने हमारे खिलाफ हमें गलत मारा है, गलत ढंग से हिट किया है, हमारा सार्वजनिक अपमान किया है, तो इसकी शिकायत, जनरली लोग क्या करते हैं कि पुलिस से डरते हैं, शिकायत नहीं करते। लेकिन गीता में एक शब्द लिखा हुआ है कि अधिकार को खोकर रहना यह महादुष्कर्म है और न्यायार्थ बांधवों को दंड देना धर्म है। अगर प्रजातंत्र है तो संविधान और न्याय के आगे सभी व्यक्ति समान हैं। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, अगर गलती से हुआ है और उसमें गुंजाइश है करने की, तो हो सकता है कई बार, देखो इनको सर्वोच्च सत्ता से, मतलब संविधान से मान लीजिए कि इस चीज़ की छूट दी गई है कि अगर किसी पुलिस बल से सर्वोच्च सत्ता का कार्य करते हुए थोड़ी बहुत गलती होगी तो इनको धारा 197 के अंतर्गत इनको छूट दी गई है, क्योंकि बल प्रयोग करते हुए गलती से लग सकती है। अगर मैंने लाठी चलाई तो मुझे नहीं पता कि कोई निर्दोष आ गया बीच में, तो वो गलती। लेकिन अगर रिपीटेडली मिस्टेक की जाती या डेलिबरेट मिस्टेक की जाती तो उसको सीआरपीसी, हमारा संविधान, माफ़ नहीं करता। तो उसमें अगर किसी पुलिस वाले ने आपके खिलाफ इस तरह का अधिकारों का दुरुपयोग किया है तो आप उसकी शिकायत सबसे पहले 100 नंबर 112 नंबर पर देंगे, जी इस पुलिस अधिकारी ने ये किया है। अगर फिर भी नहीं होता तो उसके जो उच्च अधिकारी हैं, कम से कम डीसीपी लेवल तक आपको एक शिकायत देनी पड़ेगी। उसके बाद 156(3) जैसे हमारे शुक्ला सर ने बताया, 156(3) डाल के उसमें आप लिखेंगे कि जी इनके खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। फिर 156(3) में जब होगा तो इन्वेस्टिगेशन में ये पूछा जाएगा जी धारा 166 कैसे बनती है। फिर आप उसके साक्ष्य देंगे, जी उन्होंने मेरा ऐसा अपमान किया, मुझे ऐसे मारा, ये बनता है, तब इनके खिलाफ धाराएं बनती है। जब इनके खिलाफ धाराएं बनेंगी तो उसमें 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है, ऐसी 217 और 18 में है। तो अगर कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे तो ये इन धाराओं को आपने अच्छा जिक्र किया है। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि यदि आपके साथ कहीं पे ऐसा जुल्म होता है तो अपने संविधान ने आपको पूरी प्रावधान दिए हुए हैं, सुविधाएं दी हुई हैं कि आप अपने खिलाफ हो रहे जुल्म का सामना करें। और आपके मौलिक अधिकारों का सुप्रीम कोर्ट प्रत्यक्ष प्रहरी है और न्याय व्यवस्था इसका आपको विश्वास दिलाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब हम इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस परिचर्चा में शुक्ला जी और देवलाल जी ने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए। इसके लिए इन दोनों कानून विशेषज्ञों का बहुत बहुत आभार। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।